हेलो नमस्कार सभी पशुपालक और वेटनेरियंस को। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीपीजी प्रोटोकॉल के बारे में। जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा, मैंने वैसे तो इसके बारे में डिटेल से स्लाइड के माध्यम से बता रखा है, वो आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। बाकी आपको मैं सारा कुछ समझा दूंगा। तो आज का वीडियो जीपीजी प्रोटोकॉल पर होने वाला है, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किया था कि सर जीपीजी प्रोटोकॉल पर कंप्लीट वीडियो बनाएं। तो आज का वीडियो हमारा जीपीजी प्रोटोकॉल पर होगा कि जीपीजी प्रोटोकॉल जो है आखिर क्या होता है, पशुओं में जीपीजी प्रोटोकॉल कब अपनाया जाता है और क्या इसका लाभ है और क्या नुकसान है। सारी जानकारी आपको डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, जीपीजी प्रोटोकॉल जिसे आनुवंशिक प्रोटोकॉल के रूप में भी जाना जाता है, मवेशियों के लिए एक हार्मोनल हेरफेर विधि है जिसमें गोनाडोट्रोपिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और गोनाडोट्रोपिन का उपयोग शामिल है। यह मवेशियों में स्ट्रेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधियों में से एक है। देखिए, मैं आपको अपनी भाषा में यदि समझाऊं तो जीपीजी प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें एक साथ जो शेड रहता है गाय भैंस का, उसमें अगर 10 गाय है तो 10 गाय को एक साथ हीट में लाके उसको प्रेग्नेंट करने की एक विधि है। यानी कि एक साथ हम अपने शेड में जितने भी पशु है गाय भैंस, उनको हम इस प्रोटोकॉल के माध्यम से हीट में लाएंगे और एक साथ उनकी एआई करेंगे। जब वो ब्याह जाएंगे तो एक साथ वह हीट में आएंगे। यदि उनके यूट्रस में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या फिर हीट साइकिल उनका सही नहीं है, स्ट्रेस मतलब जो भी स्ट्रेस साइकिल उनका सही नहीं है, तो ऐसे में उनकी जो टाइमिंग है गड़बड़ा जा सकती है। बाकी जो भी पशु हैं उनको एक साथ यदि हम जीपीजी प्रोटोकॉल उनमें अपना रहे हैं तो पशु जो है एक साथ हीट में आएंगे और एक साथ हम उन्हें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा सकते हैं। देखिए, मोस्टली यह प्रोटोकॉल हम तब भी यूज करते हैं जब जैसे कि पशु जो है एनेस्ट्रस के केस में पहुंच जाए, लाइक पशु जो बांझपन हो जाए, मादा बांझपन है ना, पशु ब्याह नहीं रहा हो, कई बार हिट में आता है लेकिन उसके यही करते हैं 10 से 15 बार भी यही कर चुके होते हैं, लेकिन पशु जो है ठहरता नहीं है। और भी जैसा हमें देखने को मिलता है कि पशु के जैसे कि उसको हम इंट्रायूटेराइन दवा दे दी, यानी कि यूट्रस की हमें सफाई भी कर दी, उसमें काफ़ी सारी मेडिसिन दे दी, उसके बाद भी क्या है कि पशु जो है नहीं ठहर रहा है। तो एक आखिरी उपाय रहता है जो पशु मादा बांझपन होती है या फिर उनमें ठहरने की संभावना बहुत कम होती है, तो ऐसे पशु में यह प्रोटोकॉल हम अपना सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे जीपीजी प्रोटोकॉल में हमें कौन कौन से इंजेक्शन जो है पशुओं में उपयोग करने रहते हैं। जैसा कि देखिए, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एस्ट्रस, जैसा कि इसमें मैंने 0 डे पे लिख रखा है इंजेक्शन GnRH, है ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसका पूरा नाम होता है। 7वें दिन पे हम लगाएंगे इंजेक्शन PGF2 अल्फा, यानी कि इसमें हम प्रोस्टाग्लैंडिन इंजेक्शन लगाएंगे, और जो मार्केट में प्रेग्मा करके अवेलेबल रहता है और भी काफ़ी सारी ब्रांड रहती है जिसमें सोल्ड रहता है क्लोप्रोस्टेनोल। बाकी डिटेल से भी मैंने बना रखा है GnRH हार्मोन के लिए कौन सा इंजेक्शन आएगा, PGF2 अल्फा के लिए कौन सा आएगा और वापस GnRH लगाना है। तो देखिए, आपको डिटेल से यदि वापस समझा देता हूँ मैं, पशु जिसमें भी आप जीपीजी प्रोटोकॉल अपना रहे हो तो उसमें 0 डे, यानी कि आज यदि पशु में उपयोग करते हैं तो वो दिन गिना जाएगा 0 डे। तो 0 डे पर आपको लगाना है GnRH हार्मोन का इंजेक्शन। आगे मैंने डिटेल से बता रखा है कौन सा इंजेक्शन आएगा, है ना, जिसमें GnRH हार्मोन होगा, वह इंजेक्शन हमें पशु में 0 डे पर लगाना है, 0 डे। और जो हम GnRH इंजेक्शन लगा रहे हैं उसके 7वें दिन हमें PGF2 अल्फा इंजेक्शन लगाना है, जिसमें PGF2 अल्फा सॉल्ट होता है, क्लोप्रोस्टेनोल सॉल्ट का इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल रहता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। और 7वें से 8-9 यानी कि 2 दिन बाद हमें GnRH का इंजेक्शन हमें पशु में फिर से लगाना रहता है। बाकी मैं आगे डिटेल से बता रखा हूँ कि GnRH इंजेक्शन जो है पशुओं में क्या काम करता है, एक हार्मोन है ना। इसी के साथ PGF2 अल्फा क्या काम करता है, क्या मतलब रूल है इनका, क्यों इसको 0 डे पर GnRH लगाते, 7वें दिन पर क्यों PGF2 लगाते और वापस 9वें दिन पर ये क्यों लगाते, सारी जानकारी आगे और भी दे रखी है, लेकिन यह सारणी आपको समझने के लिए बताइए। जैसा कि 3 इंजेक्शन तो ये हो गए, फिर उसके 10वें दिन उसकी एआई करनी है पशु की, 18 से 24 घंटे के भीतर उसकी एआई करनी है। देखिए, यह एक टाइम मैंने मिनिमम बता रखा है। बाकी यह प्रोटोकॉल जब हम पशु में अपनाते हैं तो कई सारे पशु तो हिट में नहीं भी आते, लेकिन मोस्टली आ ही जाते हैं, लेकिन 100 में से कुछ पशु ऐसे होंगे जो हिट में नहीं आते, लेट हिट में आते यह प्रोटोकॉल अपनाने के बाद भी। तो देखिए, 10वें दिन तो पशु जो है हिट में आ ही जाएगा और ऐसे में आपको उसका डिस्चार्ज देखना, यदि ज़्यादा कर रहा है 18 से 24 घंटे बाद यदि आप पशु की एआई करने जा रहे हैं तो ऐसे में, या फिर आप करवा रहे हैं एआई, तो ऐसे में क्या है कि
18 से 24 घंटे बाद यदि एआई करवा रहे तो ऐसे में उसके पशु की डिस्चार्ज यदि आपको देखने को मिल रहा है तो ऐसे में आपको उसकी एआई नहीं करनी है। यदि कर भी देते हैं तो वो डिस्चार्ज यदि एआई करने के बाद पुनः आपको देखने को मिल रहा है हीट वाला जो डिस्चार्ज रहता है ना, तो उसकी एआई वापस करनी है। यानी कि 18 से 24 घंटे बाद तो आप यही करने जाएंगे। उस टाइम यदि पशु का डिस्चार्ज ज़्यादा है, जैसे ही आपने गन पास की और बाहर अंदर से फ्लूइड बाहर आया, जो हीट डिस्चार्ज होता है वो बाहर आया, तो ऐसे में आप जैसे ही सीमन को अंदर डालेंगे तो क्या हो सकता है कि और भी जो है डिस्चार्ज पड़ा होगा उसके माध्यम से वो फिर से पारा जो है हम जो अंदर डाल रहे हैं सीमन वो बाहर आ सकता है। तो जैसे एआई के दौरान यदि सीमन डाला है वो उस टाइम यदि डिस्चार्ज पशु कर रहा है तो आपको सीमन पुनः डालना है। यानी कि अगले दिन भी डाल सकते हैं, या यदि आप सुबह में एआई कर रहे हैं तो शाम को भी फिर से एक डोज जो है पशु में डाल सकते हैं। कुल मिलाकर यह प्रोटोकॉल अपनाने के बाद जब वो पशु हीट में आता है, जैसा इस प्रोटोकॉल में तो 18 से 24 घंटे लिख रखे हैं मैंने, है ना, और वास्तविक यह प्रोटोकॉल में यही टाइमिंग रहता है। जैसा कि आप बुसेलिन जो इंजेक्शन लाते हैं उसमें बुसेलिन के बारे में जो पर्ची आती है अंदर, आप उस पर भी पढ़ सकते हैं। ठेठ एकदम नीचे ये पूरा जीपीजी प्रोटोकॉल के बारे में समझा रखा है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। बाकी 10वें दिन हम जब भी इसकी एआई करते हैं उस टाइम डिस्चार्ज ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो आपको उसकी फिर से एआई करनी है। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर भी यदि ये प्रोटोकॉल समझ में नहीं आया हो तो मैंने जैसा कि इसमें डिटेल से लिख भी रखा है। देखिए यह काम किस प्रकार से करता है जीपीजी प्रोटोकॉल, तो देखिए इसमें मैंने लिख रखा है कि पहला इंजेक्शन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच का जो इंजेक्शन है वो लगाएंगे। ठीक है, पहले जीएनआरएच इंजेक्शन के 7 दिन बाद प्रोस्टाग्लैंडिन यानी कि पीजीएफ2 अल्फा जो इंजेक्शन है वो देंगे। पीजीएफ2 अल्फा इंजेक्शन के 48 घंटे बाद या 2 दिन बाद, है ना, हम दूसरा जीएनआरएच इंजेक्शन देंगे। इसी के साथ दूसरे जीएनआरएच इंजेक्शन के 18 से 24 घंटे बाद उसका कृत्रिम गर्भाधान या फिर नेचुरल गर्भाधान पशु का करेंगे। देखिए जीपीजी प्रोटोकॉल है तो हम जो 0 डे पे इंजेक्शन लगा रहे हैं वह इंजेक्शन है गाइनारिच। काफ़ी सारी और भी ब्रांड नेम से इंजेक्शन अवेलेबल रहते हैं, लेकिन यह इंजेक्शन है गाइनारिच इंटास कंपनी का है। इसमें बुसेरलिन जीएनआरएच सॉल्ट जो है इसमें मिला रहता है। 2.5 ml में यह इंजेक्शन आता है। इंट्रामस्कुलर सबकट या आईवी रूट से इसको पशु में उपयोग किया जाता है। 2.5 ml की डोज में ही हम पशु में उपयोग करेंगे फर्स्ट डे पर। बाकी अब हम बात करेंगे जीएनआरएच हार्मोन आखिर है क्या, इसका पशु के गर्भधारण में क्या संबंध है। देखिए जीएनआरएच यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यह अग्र पीयूष ग्रंथि से एलएच व एफएसएस का स्राव कराता है। यानी कि पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव करता है। देखिए इसका उपयोग मुख्यतः जो जीएनआरएच है इसका उपयोग ये पशु जैसे डेलाइट ओव्यूलेशन हो गया, फॉलिकुलर सिस्ट हो गया, एनेस्ट्रस हो गया, साइलेंट हीट हो गया, इस प्रकार के केसेस में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। बाकी एलएच और एफएसएस हार्मोन जो है पशु में किस प्रकार से काम करते ये हम पहले बात करें तो सबसे पहले हम बात करते एफएसएस हार्मोन के बारे में। देखिए यह फॉलिकल की वृद्धि करने का कार्य करता है। ग्रेफियन फॉलिकल की ग्रेनुलोसा सेल्स से एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है जिससे कि पशु जो है हीट में आता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन ही एक ऐसा हार्मोन है जो पशु को हीट में लाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसी के साथ अब हम बात करेंगे एलएच हार्मोन के बारे में, ल्यूटेनाइज हार्मोन के बारे में। ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है इसका कार्य रहता है ग्राफियन फॉलिकल से अंडोत्सर्ग कराना। देखिए ग्राफियन फॉलिकल को परिपक्व करने का काम जो है एफएसएस हार्मोन करता है ना। इसकी एक लंबी प्रोसेस रहती है। ओवरी का आंतरिक स्ट्रक्चर आप जब पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि कैसे फॉलिकल्स बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, और कैसे फॉलिकल्स परिपक्व होते हैं, कैसे oocyte बनता है और कैसे जो है ये फॉलिकल्स परिपक्व होकर ओवरी से बाहर आते हैं और कैसे उसका निषेचन होता है। सारा मैंने एक डिटेल से वीडियो बना रखा है जिस वीडियो का टाइटल है, आप उसको सर्च करेंगे तो बुसेरलिन इंजेक्शन बाय वेट अमृत मेवारी ऐसा करके सर्च करेंगे तो भी वो वीडियो आ जाएगा। बाकी आप यदि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ भी मैंने फर्स्ट में ये वीडियो की लिंक दे रखी है जहाँ मैंने डिटेल से बता रखा है कि ओवरी में आखिर आंतरिक संरचना कैसी है ओवरी की, किस प्रकार से हार्मोन काम करते हैं और कैसे बच्चा बनता है, कैसे अंडा जो है पशु का ओवम जो है बन के तैयार होता है। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना। जैसा कि हम बात कर रहे थे एलएच हार्मोन के बारे में ना, यह एलएच हार्मोन भी इसका उपयोग हम देरी से होने वाले अंडोत्सर्ग में करते हैं। क्या होता है कि जब हम पशु में सीमन डालते हैं तो अंदर से पशु का अंडोत्सर्ग हुआ ही नहीं है, अंदर से एग बाहर आया ही नहीं और सीमन हमने पहले डाल दिया,
है ना। तो ऐसे में फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, न्यूट्रिशन होगा ही नहीं और बच्चा बनेगा ही नहीं और पशु ठहरेगा ही नहीं। तो इस उपचार हेतु हम यह काफ़ी बार जैसे एआई करते हैं तो जीएनआरएच हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे पशु मालिक हमें बोलते हैं कि एआई कर रहे हो, साथ में ठंडा इंजेक्शन भी लगा देना। तो इस तौर पे हम यह इंजेक्शन लगाते हैं जीएनआरएच, ताकि पशु का ओव्यूलेशन सही हो पाए और जो हम स्पर्म डाल रहे, बाहर से सीमन डाल रहे, उन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाए और पशु कंसीव कर पाए। इसी के साथ एलएच हार्मोन जो है पशु में कार्पस लूटियम को बनाए रखता है, यानी कि कार्पस लूटियम जब बना रहेगा तो कार्पस लूटियम से ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, जो कि पशु की गर्भावस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार रहता है। जब बच्चेदानी बंद होगी तभी जो बच्चा अंदर पल पाएगा, बच्चा फीटस का निर्माण होगा, है ना। बाकी अबॉर्शन हो जाता है यदि पशु में ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित ना हो, कार्पस लूटियम अच्छे से काम नहीं करे, तो ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। तो देखिए यह हार्मोन एक बहुत जिम्मेदार रहता है पशु के गर्भ ठहराने में। यानी कि इसमें जो जीपीजी प्रोटोकॉल है, इसमें जी का मतलब ही जीएनआरएच हार्मोन रहता है। इसी के साथ दूसरा पी जो है प्रोस्टाग्लैंडिन। देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन जो है पीजीएफ2 अल्फा जो हार्मोन है, आप इंजेक्शन इसमें देख सकते हो 2 ml में इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल रहता है। प्रेगमा करके, प्रेगमा ब्रांड नेम का है और इंटास कंपनी का इंजेक्शन अवेलेबल है, जिसके आप इसमें सॉल्ट देखें तो देखिए क्लोप्रेस्टेनॉल सॉल्ट रहता है, पीजीएफ2 अल्फा का यह इंजेक्शन रहता है, जो हमें 7वें दिन पर पशु में लगाना है। जीएनआरएच के 7वें दिन बाद हम यह इंजेक्शन पशु में उपयोग करते हैं। 2 ml हम इंट्रामस्कुलर ओनली इसका रूट है तो वहाँ हम लगा सकते हैं। बाकी हम बात करेंगे इस प्रोटोकॉल में इस इंजेक्शन का क्या महत्व है, यह कैसे काम करता है। देखिए जैसा कि हमने पहला इंजेक्शन लगाया था जीएनआरएच का, तो वो काम करता है पशु में क्या है कि ओव्यूलेशन कराना या फिर फॉलिकल्स तैयार करना, है ना, अंडोत्सर्ग कराना, तो यह सब काम करता है। तो उस पर यदि किसी प्रकार का सिस्ट बना हुआ है ना, तो क्या होता है कि कई बार पशु के जो फॉलिकल्स पे सिस्ट बन जाते हैं, जिससे कि पशु ठहर नहीं पाता है, अच्छे से कंसीव नहीं कर पाता है, तो यह उसको तोड़ने का काम करता है। एक तरह से आपको आम भाषा में समझाऊँ तो बाकी हम एक बार इस इंजेक्शन की डिटेल से बात करते हैं। देखिए पीजीएफ2 अल्फा प्रोस्टाग्लैंडिन यह गर्भाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन है, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम भाग से। गर्भाशय के जो भाग रहते हैं एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एपिमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम जो भाग रहता है सबसे आंतरिक भाग से यह हार्मोन स्रावित होता है। इसके कार्य की यदि हम बात करें तो यह एक नेचुरल ल्यूटेलाइट एजेंट है जो सीएल को नष्ट करने का काम करता है, यानी कि कार्पस ल्यूटियम को नष्ट करने का यह काम करता है। जो यह इंजेक्शन हम प्रेग्नेंट पशु में लगाते हैं तो उसका अबॉर्शन कराता है, क्योंकि कार्पस लूटियम यदि बना रहेगा तभी मैंने जैसा आपको बताया था कि पशु की प्रेगनेंसी बनी रहेगी, या जो हार्मोन रहता है प्रेगनेंसी बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको तोड़ने का काम करता है यह इंजेक्शन। तो इस प्रोटोकॉल में इसका उपयोग इसलिए करते हैं कि जो हम फर्स्ट इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसका काम करता है, वो काम करता है फॉलिकल्स को तैयार करना, ओवरी से बाहर निकालना, है ना। तो अगर उस पर सिस्ट वगैरह कुछ बने होंगे तो यह इंजेक्शन जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन कराता है, यूट्रस को बहुत मरोड़े दिलाता है एक तरह से बताऊँ तो, है ना। तो उस दौरान क्या होता है कि वहाँ सिस्ट भी हट जाता है और ऐसे में पशु जो एनेस्टस के केस में या फिर पशु कभी हीट में नहीं आता है, तो ऐसे पशु में यह बहुत लाभदायक होता है। तो कार्पस लूटियम को नष्ट करता है, पशु की गर्भाशय में मरोड़े लाता है एक तरह से, है ना, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और जो भी सिस्ट होते हैं उन सिस्ट फॉलिकल्स सिस्ट जो होते हैं ना, उनको भी तोड़ने का यह काम करता है। उसके बाद फिर से हम इंजेक्शन लगाते हैं जीएनआरएच का, वह फिर से यही प्रोसेस कराएगा पशु में, जैसे कि इसने तो कार्पस लूटियम को तोड़ दिया था, फॉलिकल्स को भी तोड़ दिया, है ना। तो दूसरा जब हम तीसरा जो इंजेक्शन लगा रहे हैं हम वो लगाते हैं जीएनआरएच का, तो वो फिर से क्या करेगा, फिर से फॉलिकल्स को तैयार करेगा। जो डिलाइट ओव्यूलेशन होता है ना, लेट से ओव्यूलेशन होता है तो उसको जल्द कराने का काम करता है, और जैसे ओव्यूलेशन होगा और बाहर से हम सीमन डालेंगे तो कंसीव पशु 100% कर ही जाता है। तो बस यह तीनों इंजेक्शन लगाने के 12 से या फिर 18 से 24 घंटे के भीतर हम उसकी एआई कर सकते हैं। बुसेरलिन, क्लोप्रोस्टेनॉल, बुसेरलिन, तीनों इंजेक्शन लगाने के 18 से 24 घंटे के बाद पशु में एआई कर सकते हैं। तो फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े। साथ ही यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से सीधे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।